प्यारे बच्चों नमस्कार। 11th क्लास के मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था और इस एक्सरसाइज से पहले जो 6 एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिया था। जिस स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा उनके लिए उस लेक्चर का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओके, और वहां पर सारा बेसिक मैंने क्लियर कर दिया है। अब इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं और दोनों ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल रखा हुआ है। पहला ऑर्डर्ड पेयर है x/3 + 1 y - 2/3, इसको 5/3 और 1/3 के इक्वल रखा हुआ है। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी यहाँ देखिए, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब पहला एलिमेंट पहले के और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने समय बचाने के लिए पहले थोड़ा सा इंग्लिश लिख दी इसकी, कि क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इक्वल है इसलिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, अर्थात कि x/3 + 1 किसके इक्वल होगा, 5/3 के इक्वल होगा, एंड y - 2/3 सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। बस इसको सोल्व कर लेंगे हम। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा कि x/3 = 5/3 - 1 और ये हो गया, इसका मतलब हो गया कि x/3 बराबर ये हो जाएगा 2/3। ओके, 3 एलसीएम आकर के अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स कि x = 2। अब इसी तरह से y = क्या हो जाएगा, 1/3 + 2/3, ये हो जाएगा 3/3 यानी 1। तो x = 2 एंड y = 1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा कि सेट ए में 3 एलिमेंट है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए = 3 एंड सेट बी = 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो सेट बी आपको दिया 3, 4, 5, तो सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितनी है, 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, एन ए इंटू एन बी। ये हमने आपको बता ही दिया था पिछले लेक्चर में। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जी आपको दिया हुआ है 7, 8 और एच दिया हुआ है 5, 4, 2 और आपको फाइंड आउट करना है जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। तो अगर जी क्रॉस एच आपको फाइंड आउट करना है तो जो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे उसका पहला एलिमेंट जी से लेंगे और दूसरा एलिमेंट एच से लेंगे। तो ये हो जाएगा 7, 5, 7, 4, 7, 2, देन 8, 5, 8, 4, 8, 2। ओके, और एच क्रॉस जी, एच क्रॉस जी किसके इक्वल होगा कि 5, 7, कि यहाँ पर अब पहला एलिमेंट एच से लेंगे दूसरा एलिमेंट जी से लेंगे, 5, 8, देन 4, 7, 4, 8, इसी तरह से 2, 7, 2, 8। ओके, अब आगे फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और आपको ये बताना है कि ट्रू है या
फॉल्स है। अगर मान लीजिए कोई फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसको फिर आपने करेक्ट करना है। ओके, तो मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। यहाँ पर आपको दो सेट दिए हुए हैं, पी सेट दिया हुआ है mn और सेट क्यू दिया हुआ है nm। देन p क्रॉस q इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है mn और nm। तो देखिए यहाँ पर कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, और q में भी कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है। तो p क्रॉस q में 2 2 जा कितने होने चाहिए, 4 एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ पर तो सिर्फ एक और दो ही एलिमेंट है। इसका मतलब ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब इसको करेक्ट करके लिखना आपने। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, p क्रॉस q इज इक्वल टू ऑर्डर, जितने ऑर्डर्ड पेयर बनते सभी का सेट लिखिए, mn mm, फिर nn और nm। ओके, तो ये इसके करेक्ट स्टेटमेंट होगी। इन्होंने क्या है कि ये बीच वाले दोनों एलिमेंट नहीं लिखे थे। ओके, ये दोनों पेयर यहाँ पर अगर और डाल देता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती। ओके, और जो अगली स्टेटमेंट है वो कुछ नहीं है, ए क्रॉस बी की डेफिनेशन ही है। यहाँ पर कहा गया कि ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा जो कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के इक्वल होगा, जहाँ पर एक्स ए से बिलोंग करता है और वाई बी से बिलोंग करता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है, शुरुआत यहीं से की थी, तो उसकी डेफिनेशन बिल्कुल सही है। ओके, देन हमें यहाँ पर बताया गया है कि सेट ए दिया हुआ 1 2 एंड सेट बी दिया 3 4। देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। अब इसको हम चेक करेंगे कि बी इंटरसेक्शन 5 ये जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का किसी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे एम्प्टी आएगा, ठीक। और फिर आप ए क्रॉस एम्प्टी सेट करोगे तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 0। ए में कितने, 0 इंटू समथिंग 0, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट 0 वाला कौन सा होता है, एम्प्टी सेट ही होता है। ओके, तो एक बात हमेशा ही याद रखिए कि एनी सेट की, किसी भी सेट की एम्प्टी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा ही एम्प्टी सेट होता है। ओके, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, अब देखिए आपको एक सेट दिया हुआ है a -1 1 और आपको फाइंड आउट करना है a क्रॉस a। तो पहले देखिए आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि a क्रॉस a फाइंड आउट कर लेते हैं। a क्रॉस a किसके इक्वल होगा कि यहाँ पर सेट a भी वही है, यानी पहले a क्रॉस b करते थे, अब a क्रॉस a, यानी इसी सेट के इसी के साथ -1 -1 हो जाएगा, फिर -1 1 हो जाएगा। और अब देखिए कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं a को एक बार फिर से लिख देता हूँ, -1 1। अब देखिए -1 की -1 के साथ, फिर -1 की 1 के साथ, और उसके बाद 1 की -1 के साथ और 1 का 1 के साथ, ये ऑर्डर्ड पेयर हमने ले लिए। ये तो हो गया a क्रॉस a। अब अपने फाइंड आउट करना है कि a क्रॉस a। अब इसका इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर जितने, अब ऑर्डर ट्रिपलेट जितने बनते हैं वो हम ले लेते हैं कि पहले -1 का इन सभी के साथ ले लो, -1 -1 फिर -1, फिर ये दोनों लिख दो -1 1, फिर -1 1 -1, फिर -1 1 एंड 1। ओके,
फिर 1 -1 -1, फिर 1 -1 1, फिर 1 1 -1, फिर 1, फिर 1 1। ओके, तो इस तरह से ये 8 एलिमेंट का एक सेट आ जाएगा जो कि A क्रॉस A क्रॉस A के इक्वल होगा। अब अगला देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट दे दिया है और आपको अब सेट फाइंड आउट करनी है। तो सेट फाइंड आउट करना तो बहुत ही आसान है। अब देखिए, सेट ए क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स में क्या आएगा? ए। अब ये ए दोबारा आगे रिपीट नहीं करेंगे, देन बी। अब इसी तरह से बी क्या होगा? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। सेकंड में आएगा आपका एक्स, फिर वाई, फिर आगे एक्स और वाई रिपीट है तो दोबारा हम नहीं लेंगे। ओके, ये आंसर हो जाएगा। अब आगे 7th क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर आपको 4 सेट दिए हुए हैं। A12, B12 3 4, C5 6 और D कितना दिया? 5 6 7 8। आपको यहाँ पर 2 पार्ट सोल्व करने हैं। पहले पार्ट में आपको ये वेरीफाई करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के इक्वल होता है। दूसरा हमें ये वेरीफाई करना है कि A क्रॉस C जो है B क्रॉस D का एक सबसेट है। तो यहाँ पर पहले मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट के लिए पहले हमें B इंटरसेक्शन C चाहिए और B इंटरसेक्शन C में देखिए कि कोई एलिमेंट मैच ही नहीं करता, तो B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ पर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा? A क्रॉस 5, और किसी की 5 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? 5 होती है। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूँ। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। A क्रॉस B, A क्रॉस B किसके इक्वल होगा? 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 1 1 2 1 3 1 4, और 2 1 2 2 2 3 2 4, 2 1 2 2 2 3 2 4। ओके, देन आगे क्या बच गया? A क्रॉस C, ये और कैलकुलेट कर लेते हैं हम। A क्रॉस C 1 5 1 6, देन 2 5 2 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इंटरसेक्शन में हम अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट आपस में मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है दोनों सेट्स में से, तो इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 होगा। तो यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड से फ्रॉम 1 and 2, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ओके, अब इस तरह से हम जो है फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं कि पहले आपको जो चीज चाहिए वो निकाल लो और फिर उसका इंटरसेक्शन जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है उसके अकॉर्डिंग आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, उसी तरह से राइट हैंड साइड सॉल्व करो और फिर इनको कंपैरिजन से जो है हम प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए कि इसमें A क्रॉस C चाहिए आपको। A क्रॉस C पहले हम कर चुके हैं। A क्रॉस C में क्या आएगा कि 1 5 1 6 1 5 1 6 2 5 2 6 2 5 2 6, ये ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएंगे। देन B क्रॉस D,
बी क्रॉस डी में देखिए कि बी क्रॉस डी, यहाँ हम आसानी से देख पा रहे हैं कि इसमें 1 5 1 6 1 7 1 8, इस तरह से करके 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 5 2 6 2 7 2 8 2 5 2 6 2 7 2 8, इसी तरह से 3 5 3 6 3 7 3 8 3 5 3 6 3 7 3 8, लास्ट बच गया 4 5 4 6 4 7 4 8 4 6 4 7 और 4 8, इस तरह से बी क्रॉस डी लिख सकते हैं। अब देखिए पूरा का पूरा ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट बी क्रॉस डी में हैं, तो 1 5 है, 1 6 है, 2 5 यस, 2 6 यस। तो क्योंकि ऑल एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी आर प्रेजेंट इन बी क्रॉस डी, सो ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, हेंस वेरीफाइड। ओके, अब आगे 8th क्वेश्चन में देखिए कि आपको दो सेट दिए हुए हैं, सेट ए 1 2 दिया हुआ है और सेट बी 3 4 दिया हुआ है। अब ये कहते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने सबसेट हो सकते हैं, उन सभी की लिस्ट बनानी है। तो पहले तो हम ए क्रॉस बी देखते हैं, फटाफट लिख देता हूँ इसको, 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, ओके, ये एक 4 एलिमेंट का सेट हो गया। और इसमें अब कितने सबसेट पॉसिबल है वो आपने बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना है, 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला क्या है, 2 पावर n होता है, तो 2 पावर 4, ओके, 2 पावर 4 कितना हो गया 16, तो 16 सबसेट। ओके, अब देखिए कि ये 16 सबसेट जो है आपने लिखना है, तो यहाँ पर हम सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी लिखना है। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी में पहला तो एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है, उसके बाद आप एक एक एलिमेंट ले लें, 1 3 इसका सबसेट हो गया, 1 4 ये एक सबसेट हो गया, फिर 2 3, फिर 2 4, ओके, और फिर आप एक एक वाले सारे बन के फिर दो दो के उठाओ, दो दो में 1 3 1 4 ये एक सेट ले लीजिए, फिर 1 3 2 3 1 3 2 3, फिर 1 3 2 4, फिर 1 4 2 3, और फिर 2 3 1 4 2 3 1 4 2 4 1 4 2 4, फिर 2 3 2 4 2 3 2 4, तो ये 6 सेट बनेंगे दो दो वाले। अब 3 3 वालों में देखिए कि पहले तो ये तीनों ले लो, 1 3 1 4 2 3, ओके, फिर उसके बाद ये 1 4 छोड़ दो, तो 1 4 छोड़ने पर क्या होगा, 1 3 2 3
2 4। अब एक एक करके जब चारों छोड़ देंगे तो 4 सेट इस तरह से हमारे पास तीनों वाले बन जाएंगे। फिर 2 3 छोड़ दो, 1 3 1 4 2 4, और फिर 2 4 छोड़ दो, 2 4 तो अपन पहले छोड़ ही रखे हैं, और 1 4 भी छोड़ दिया, 2 3 भी छोड़ दिया, 1 3 छोड़ना है तो लास्ट वाले तीनों आ जाएंगे। फिर 1 4 2 3 2 4। ओके, देन सारे ले लो कि 1 3 1 4 2 3 2 4। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये 16 सेट आ जाना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 पूरे हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये आपको दिया हुआ है कि लेट A and B be two sets such that number of element in A is 3, number of element in B is 2. If x1 and y2 and z1 are in A cross B, find A and B where x y z are distinct element. अब देखिए कि यहाँ पर आपको कहा गया है कि दो सेट हैं A और B, जिसमें से A में 3 एलिमेंट हैं और B में 2 एलिमेंट हैं। ओके, तो अब देखिए कि A क्रॉस B के अंदर आपको दे रखे कि x1 कोई एक, x1 y2 और z1, ये कोई A क्रॉस B के एलिमेंट है। ठीक, तो आपको A भी फाइंड आउट करना है और B भी फाइंड आउट करना है, जबकि x y z जो है अलग अलग एलिमेंट है। तो A इज क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट। फर्स्ट में क्या आ गया, x y और z, तीन ही एलिमेंट बता रखे इन्होंने, तो तीन ही हो गए। और ये सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट्स में 1 और 2 कर्ली ब्रैकेट लगाने। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2 है, तो वो 2 हमारे पास यहाँ पर आगे, बस बिल्कुल सिंपल सा सम था ये। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, जिनमें से 2 एलिमेंट ये हैं -1 0 एंड 0 1। फाइंड सेट ए और रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। अब देखिए ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, तो इसका मतलब सेट ए तो सेम ही हो गया। इसका मतलब जब 3 एलिमेंट होंगे तभी बात बनेगी, 3 3 9, 3 3 जा 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3। ठीक, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि एज ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, this implies that number of element in A is equal to 3। अब यहाँ पर देखिए कि -1 0 and 0 1 these belongs to A क्रॉस A। इसका मतलब -1 belongs to A, 0 belongs to A, और फिर 1 also belongs to A। इसका मतलब क्या हो गया कि सेट A जो हो -1 0 1 के इक्वल हो गया, क्योंकि जैसे हमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट का पता है कि ये ए क्रॉस ए में है। तो अगर हम पहले एलिमेंट की बात करें, -1 और 0 इस ए से बिलोंग करता है, -1 0 बिलोंग करता है। और फिर दूसरा ये कहता है कि 0 और -1 भी ए से बिलोंग करता है, तो 0 पहले ले रखे, 1 भी ए से बिलोंग करता है, क्योंकि ये ए और ये अलग अलग तो है नहीं, सेम ही है, इसलिए तीनों एलिमेंट ए से बिलोंग करेंगे। अब आपने ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है, तो वो तो हम कर ही देंगे।
अब कंफ्यूजन से बचने के लिए एक बार ए और लिख लीजिए आप, -1 0 1। इसको चाहो तो आप रफ में भी लिख लो। तो -1 के पहले इन तीनों के साथ -1 -1 -1 0 -1 1। ओके, फिर 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 और 1 1। ये देखिए 9 एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगली एक्सरसाइज में मैं आपको रिलेशंस के बारे में बताऊंगा कि रिलेशन क्या होता है, और उससे संबंधित जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।